परिवहन। तो भारत में जो जल परिवहन होता है ये मुख्यतः जिन क्षेत्रों से होगा उसमें नदी और नहरें ये मुख्य आंतरिक जल परिवहन के माध्यम है, परिवहन माध्यम है। अगर जल परिवहन क्षेत्र को हम देखें तो हम कहेंगे कि भारत के जल परिवहन क्षेत्र में 98% अंशदान माल परिवहन का, माल भाड़ा परिवहन तथा नाविक जल परिवहन अंशदान 43% है। 43% है। जल से जो परिवहन किया जाता है उस परिवहन में अगर हम देखें कि माल परिवहन का अंशदान कितना है तो 98% अंशदान जो है माल भाड़ा परिवहन का है। अगर नाविक परिवहन की बात की जाए तो अंशदान कितना है? 43% है। अब ये जो परिवहन किया जाता है ये परिवहन संचालित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग बने हुए हैं। हम कहेंगे 2016 के उपरांत या 2016 से भारत में कुल 111 आंतरिक जल परिवहन मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 106 आंतरिक जल मार्ग 2016 में घोषित किए गए। भारत के मुख्य जल परिवहन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में है। इसमें भी असम व पश्चिम बंगाल में माल परिवहन का लगभग 50% जल परिवहन मार्ग से संपन्न किया जाता है। 50% जल परिवहन मार्ग से संपन्न किया जाता है। अगर वर्तमान परिदृश्य देखें तो हम कहेंगे कि भारत में जल परिवहन का वर्तमान परिदृश्य माध्यम नदियां, नहरें तथा झीलें हैं। एक और क्या शामिल हो गया? झील। पहले क्या था? नदी और नहर। टोटल कितने आपके पास में राष्ट्रीय जलमार्ग उपस्थित हैं? 111। पहले कितने थे? 5। 2016 में जैसे मोदी जी आते हैं इन्होंने कितने नए जलमार्गों की घोषणा की? 106। टोटल कितने हो गए आपके पास में? 111। अगर विश्व में बात करें तो ध्यान रखना विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है जो सागरीय महासागरों द्वारा किया जाता है उसमें 12 महीने 24 घंटे जल परिवहन साधन या माध्यम का उपयोग करने वाला कोई क्षेत्र है तो वह यूरोप मार्ग। यूरोप के पास में सर्वाधिक अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन क्षेत्र जो है वो उपस्थित है। कारण कि सबसे ज्यादा 12 महीने खुले रहने वाले तट क्षेत्र के पास में है यूरोप के पास है। और यूरोप के अधिकांश देश कैसे हैं? तटीय देश हैं। उसके पास में स्थलरूप देश जो है बहुत कम है। अगर हम आंतरिक परिवहन की बात करें तो विश्व में सबसे अनुकूल स्थिति यूरोप के पास ही है आंतरिक परिवहन की। और वो भी कौन सा यूरोप है? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के दो क्षेत्र हैं, एक तो राइन नदी क्षेत्र और एक डैन्यूब नदी क्षेत्र, जो कि आंतरिक जल परिवहन का सबसे अनुकूल क्षेत्र माना जाता है विश्व का। राइन नदी को कोयला कहते हैं क्योंकि राइन नदी रूट क्षेत्र में पड़ती है। इसका अधिकांश कोयला व्यापार आंतरिक क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है? राइन नदी द्वारा। मानव सभ्यताओं में देखें तो मानव सभ्यता के साथ से ही जल परिवहन जो है वो उपस्थित था। हमारे सिंधु घाटी से देख लो जल परिवहन के साक्ष्य मिलते हैं। मुद्रा के ऊपर जो है बड़े जहाजों के चित्र होते दिखाई देते हैं। लोकल में एक बुद्धि वाले के साक्ष्य मिले, मध्यकालीन के साक्ष्य मिले, मध्य एशियाई देश यूरोपियन देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के साथ ही हमको जो है जल परिवहन के साक्ष्य मिलते हैं। अब मानव जल परिवहन जो कैसे देखा होगा तो सीधी बात आपने कोई नई चीज तो है नहीं। जैसे अभी विपद जो आ रहा है, विपद जो है इसमें जहां पानी की दिक्कत आ रही है, बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, आप क्या करोगे? इधर एक या किसी तरह की चीज का सहारा लोगे। अगर आप उसमें बाढ़ हो गए आपके माध्यम हो गए कभी मनुष्य देखा होगा तो आएगी उसमें बड़े बड़े वो उभरे होंगे, पानी के बहाव के साथ बहे होंगे, किसी ने उसका सहारा लिया होगा, बैठा होगा उसके ऊपर, उसे लगा होगा यहाँ ये ठीक है उसमें नहीं लगा, मेहनत नहीं लगी, पानी का बहाव है उधर चल रहा है। आज भी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उसमें जो भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखा के आसपास के जो अक्षांश हैं उन्हें सबसे अनुकूल माना जाता है। कारण कि वो शांत रहते हैं अक्षांश। बहुत से अक्षांश हैं जिन्हें हम अश्व अक्षांश कहते हैं, जिन्हें हम व्यापारिक अक्षांश कहते हैं। कुछ पौने भी हैं जिन्हें व्यापारिक पौने कहते हैं। कहने का मतलब कि मानव सभ्यता के साथ से ही जल परिवहन जो है वो हमारे अस्तित्व में था। विश्व के संदर्भ में देखें तो दो क्षेत्र याद रखना, राइन नदी क्षेत्र और डैन्यूब नदी क्षेत्र। विश्व में पश्चिमी यूरोप क्षेत्र में उपस्थित राइन व डैन्यूब नदी आंतरिक जल परिवहन के अनुकूल माध्यम है। राइन और डैन्यूब
राइन और डेन्यूब। अगर भारत में हम जल परिवहन मार्ग को देखें तो हम कहेंगे कि भारत के पास 14,500 किलोमीटर लंबा जल परिवहन मार्ग उपस्थित है। तो भारत के जल परिवहन मार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। अब ये तो 14,500 किलोमीटर लंबा जल परिवहन मार्ग हमारे पास में उपस्थित है भारत का। ये कैसा है? ये आंतरिक प्रवाह का है। कैसा है? आंतरिक प्रवाह का। और इस आंतरिक प्रवाह में से अगर हम नदी मार्ग को देखें तो हमारे पास में नदी मार्ग पर आंतरिक जल प्रवाह उपस्थित है लगभग 3700 किलोमीटर। और इसी जल परिवहन में अगर हम नहरी क्षेत्र के आंतरिक मार्ग को जल परिवहन के तौर पर देखें तो वो हमारे पास में कितना उपस्थित है? 900 किलोमीटर। नदियों से कितना है? 3700 किलोमीटर। नहर जल से कितना है? 900 किलोमीटर। अब ये 3700 किलोमीटर है नदी मार्ग पे आंतरिक जल प्रवाह, इसमें से मात्र 2000 किलोमीटर लंबाई वाला वाला जल परिवहन मार्ग वर्ष भर संचालित किया जा सकता है। कितना किलोमीटर लंबा मार्ग है जो वर्ष भर आपको जल परिवहन उपलब्ध कराता है? 2000 किलोमीटर लंबा मार्ग आपको वर्ष भर जो है जल परिवहन उपलब्ध कराता है। किसमें से? आपको नदी में से। जबकि नदियों का टोटल कितना है? 3700 किलोमीटर लंबा। नहरों से कितना है? 900 किलोमीटर लंबा। टोटल आपके पास उपस्थिति कितनी है? 14,500 किलोमीटर लंबा। इनमें से अधिकांश विकसित नहीं है और विकसित है तो अवरोध ज्यादा है, कारण कि हमारे पास 12 मासिक नदियां दो जगह हैं, एक हिमालय क्षेत्र में है, एक प्राकृतिक विभाग में। अभी हिमालय वाली नदियां हैं वो अधिकांश वर्षा के समय करेंगी, उफान पे रहेंगी, बाढ़ की स्थिति होगी। और प्राकृतिक विभाग के रंग है वो वर्ष भर बहुत ही कम जल की मात्रा होती है, नदियों की पूरी नदियों की जल की मात्रा कम है, प्रवाह क्षेत्र का उसका कम होता है। उपस्थिति तो है हमारे पास में लेकिन उसका पूरा पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने योजना अमृत योजना के नाम से रखी गई थी। ये विचारधारा थी एपीजे अब्दुल कलाम की। इस अमृत योजना का मतलब क्या था? इसका मतलब था नदियों को आपस में जोड़ना, नदी जोड़ योजना एक प्रकार की। तो जिन नदियों में अधिक जल होता है, जिनका जल व्यर्थ होता है वर्षा काल में, जो नदियां अपने किनारों को छोड़ के बाहर निकल जाती हैं, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, उनके जल को वितरकों के माध्यम से उन नदियों तक मोड़ना है जिन नदियों में पानी कम होता है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से हम आज वर्तमान में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, वैसे ही हम नहरों का जाल बिछाकर हम पूरे भारत के अंदर नदियां जो हैं वो आपस में जोड़ सकते हैं, ट्रिब्यूटरी को जोड़ सकते हैं, नदियों को जोड़ सकते हैं। तो भारत का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा जहां जल की कमी हो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो पर्यावरण पारिस्थितिकी ये बिगड़ जाएगी, बहुत सी नदियां लुप्त हो गई हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं मानव के द्वारा उसकी मूल धारा के साथ में छेड़खानी की गई होगी। और भारत में नहरों का पहला सफल प्रयोग जो है वो तुगलक काल में हुआ था। पहला व्यक्तित्व है तुगलक जिसने नहरों की उत्पत्ति की है। तो भारत आज नदियों का देश तो है, बांग्लादेश नदियों का देश तो है, लेकिन नहरों का देश कौन सा कहलाता है? पाकिस्तान। क्योंकि सबसे ज्यादा सुगठित नहरी व्यवस्था कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर। तुगलक काल में मोस्टली जो नहरें बनी थी वो दिल्ली और लाहौर वाले में बनी थी। लाहौर वाले पास में है नहीं, नदियां जो नहरें जो है वो कहां चली? पाकिस्तान में चली। उनकी खेती का माध्यम क्या है? नहर। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाता? राज्यों के नदी जल प्रवाह को लेकर विवाद, प्रत्येक राज्य के बीच में जो है किसी न किसी जल प्रवाह को लेकर विवाद है, इसलिए हम नहरी क्षेत्र जो है उनको विकसित नहीं कर पाते। भारत के पास के पास में एकमात्र पेयजल परियोजना पूर्ण करने वाली नहरी परियोजना वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी परियोजना के सम्मान में उसको नाम दे दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो पश्चिमी राजस्थान की अगर आज के दिन जीवन रेखा है तो एक लुनी नदी है और ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नोट लगा देना। भारत और बांग्लादेश नदियों के देश कहलाते हैं। भारत और बांग्लादेश नदियों के देश कहलाते हैं, जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। फिर है भारतीय अंतर्देशीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। स्थापना कब की गई? 1986 के अंदर। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आंतरिक जलमार्गों का रखरखाव व उनका सुचारू संचालन करना। आंतरिक जल परिवहन मार्ग का सुचारू रूप से संचालन करना। नोट लगाइए ना। यह संस्था आंतरिक जल परिवहन के मानक भी तय करती है। परिवहन के मानक भी तय करती है। मानक मतलब कि किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे, उनसे संबंधित कौन कौन से नीति नियम हैं जिनका पालन किया जाएगा, इन सब चीजों का जो है निर्धारण इसी संस्था के द्वारा जो है वो किया जाता है। मेरा काम यह है लिखना। अभी गंगा नदी में एक यॉट संचालित की गई है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी क्षेत्र में एक यॉट का संचालन किया गया है, जिसमें यात्री जो है हाँ नाव से ऊपर होगा, बोट भी अलग होती है, यॉट अलग होता है, क्रूज अलग होता है। क्रूज हाँ तुम से बाहर होगा ना हो नहीं, पानी तुम्हारे वहीं आता है यार। हमारा से लेकर पूरा बैठी तैयार है पूरा पूरा। अब आता है पता उसका तो उसके हवा में लेकिन दोषी है। अब गया कोई गया कौन गया था? तो अपवाद तू नहीं है, कौन है ये? अपवाद ये नहीं होगा, वो छूटे होता है पूरा। मेरे को करना पड़ता है, मेरे को करना पड़ेगा, मुझे पता है। इन लोगों को 50 किलोमीटर एरिया ना मैं नाम लेता हूँ, करवा देता हूँ। मेरे ना बिल्कुल नहीं, हर बात में कुछ नहीं करेगा, हर बात में कुछ करेगा। समझ में सब आता है। दो टाइम क्या है ना, तीन खाता है तो चाहिए ना फिर हैं। तो तेरे खाना बनाते कोई नहीं होंगे, तेरे ट्राई करते होंगे हैं। देखो जितना जितना बोलेगा उतना बोलूंगा मैं। हाँ तेरे लिए डेट चलानी पड़ती होगी हैं। कितनी बार चलना है साल में? एक बार आता है आ जाएगा।
बस तो क्या कर रहा हूँ, भूल गया। हाँ लिखना, गंगा नदी क्षेत्र में संचालित यॉट, यॉट का मतलब होता है जिसमें यात्री जो है वो परिवहन करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है बेसिकली ये। हाँ, इस यॉट का नाम क्या है, कब संचालित की गई, कहां से कहां तक चलती है, किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है, ये सारी चीजें इसकी लिख लानी है। तो गंगा नदी में संचालित यॉट संबंधी जानकारी, यॉट संबंधी जानकारी। फिर है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था, नौवहन संस्था, नौवहन संस्था। इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। ये संस्था है कहाँ, यह है बिहार पटना में, बिहार पटना में। इस संस्था का काम क्या है, कहिए। इस संस्था का काम है नौ परिवहन संबंधी, नौ परिवहन संबंधी गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण देना, के संचालन का प्रशिक्षण देना, का प्रशिक्षण देना। आ गया। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग गोवा जलमार्ग है, गोवा जलमार्ग है, गोवा जलमार्ग है। यह जलमार्ग मांडवी, जुआरी तथा कंबरजुआ, कंबरजुआ नहर क्षेत्र में उपस्थित है, में उपस्थित है। ये जो जलमार्ग क्षेत्र है, इस जलमार्ग क्षेत्र का लगभग 80% भाग जो है ये 12 महीने जल उपस्थिति में रहता है। कितना, 80% भाग। तो भारत का सबसे व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग कौन सा है, गोवा जलमार्ग। कौन सी दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। कौन सी नहर है, कंबरजुआ नहर क्षेत्र। अगर हम भारत के कुल माल परिवहन की बात करें, कुल माल परिवहन, भारत के कुल माल परिवहन में जल परिवहन का योगदान 1% से भी कम है। कम कितना है, 1% से भी कम। अब देखते हैं सबसे पहले कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो कौन कौन से हैं। तो भारत के पास में तटीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि भारत में तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय माध्यम में 13 बड़े बंदरगाह हैं। आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग, इनमें पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। यह है प्रयागराज से या इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर, मतलब यूपी से लेकर कहां तक है, पश्चिम बंगाल तक। इसकी स्थापना कब की गई, 1986 में। खास बात क्या है, भारत का सबसे लंबा व बड़ा बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे नंबर 1। कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। लंबाई 1620 किलोमीटर। स्थापना कब की गई, 1986 के अंदर। बढ़िया। दूसरा है नेशनल वाटरवे नंबर 2। कहां से कहां तक है, यह है धुबरी से हल्दिया तक, धुबरी से हल्दिया तक, हल्दिया तक। धुबरी कहां है, असम, और हल्दिया कहां है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कहां स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में, पहले वाला कहां है, गंगा में, और ये कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, नदी क्षेत्र में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जलमार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र जलमार्ग भी कहते हैं। स्थापना 1988,
लंबाई 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर। फिर है नेशनल वाटरवे नंबर 3, कहां पे है? तो ये है केरल के कोलम से कोटापुरम तक, कोटापुरम तक। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर। इसकी स्थापना 1993 में, इसकी स्थापना 1993 में, लंबाई 168। खास बात क्या है इस जलमार्ग की? इस जलमार्ग की खास बात यह है कि यह जलमार्ग नहर व लगुनों लगुनों को जोड़कर बनाई गई है, को जोड़कर बनाई गई है। नहर व लगुनों को जोड़कर बनाई गई है। लगुन होता है समुद्र का जल धरातल की ओर आ जाता है, और जो नदा है वो चारों ओर से उस प्रकार से बंद कर देती है कि वो जल जो है वो धरातल में ही रह जाता है। इस प्रकार जो जल को कहते हैं लगुन कहते हैं। ये जो 168 किलोमीटर लंबाई है, इसका एक हिस्सा है चंपारा नहर, चंपारा नहर, चंपारा नहर, चंपारा नहर क्षेत्र जो है वो है 14 किलोमीटर तक, चंपारा नहर 14 किलोमीटर तक। एक इसमें उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर, यह है 22 किलोमीटर लंबा। शेष जो भाग है ये तटवर्ती क्षेत्रों में है। जल्दी हो जाता है और टका मार लेता है। किसने मारी? तेरी छाछ पूछ के आती क्यों? फिर ऐसे लड़का बता दिलो चुप नीचे बनाएगी अगर बढ़िया बनाएगी अगर आती नहीं है, आती है तभी काम कर लिया। अगला है नेशनल वाटरवे नंबर 4, यह है काकीनाडा से, काकीनाडा से मरक्कम, से मरक्कम तक। कहां पे? तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में। लंबाई इसकी 1100 किलोमीटर। स्थापना इसकी 2004 में, 2004 में है? हाँ इसका जो उद्घाटन है वो 2008 का जानेगा। इसका जो उद्घाटन है वो है 2008 का। वैसे आप इसको कह सकते हो तमिलनाडु और पुदुचेरी जलमार्ग, तमिलनाडु व पुदुचेरी जलमार्ग। ये जलमार्ग जो है मुख्यतः कृष्णा गोदावरी नदी क्षेत्र में, कृष्णा और गोदावरी नदी क्षेत्र में, यह है कृष्णा गोदावरी नदी क्षेत्र में। कल करेंगे अपन भारत के मुख्य बंदरगाह। ऐसी कौन सी नहर है या ऐसा कौन सा जल परिवहन क्षेत्र है इनमें से जो 24 घंटे जल परिवहन सुविधा देता है? भारत का एकमात्र जल परिवहन मार्ग 24 घंटे खुला रहता है। बंदरगाह क्या होता है? जल परिवहन और माध्यम है, साधन है वो तो। ना ये वाला भारत का एकमात्र जल परिवहन मार्ग जो 24 घंटे परिवहन सेवा उपलब्ध कराता है, परिवहन सेवा उपलब्ध कराता है।